नितिन, कैसा जब क्रिकेट शुरू किया था तूने और सीरियस क्रिकेट खेल रहा था जी, तो मतलब उस समय मुझे लगता है कि तबले का भी वही पैशन दोनों साइमल्टेनियसली आ गए होंगे, है ना? तो exactly. कैसा बड़ा डिफिकल्ट होगा कि क्रिकेट से स्विच ओवर करके तबले पे जाना? दादा बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, जब मैं आपको देखता था और तो तब एक सपना था कि क्रिकेटर बनना। और तब अच्छा, जो म्यूजिक जो मेरे में था वो ब्लड में है म्यूजिक, तो वो कंटेंट ऑलरेडी वाज देयर। सो शुरू किया खेलना, तो खेलता रहा जितना जिस लेवल पे हो सकता था उस लेवल पे हमने किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल रोल मॉडल की एक जरूरत होती है, तो सोचा भी नहीं था कि 30 साल पहले का रोल मॉडल आज मेरे सामने बैठे हैं देवाशीष दिलों से। थैंक यू। यू आर द आवर रोल मॉडल। आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग से इम्प्रेस होता था और ड्रीम होता था कि यार मुझे देव सर जैसा खेलना है। मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा एक रोल मॉडल अपना होना चाहिए, विजन होना चाहिए, तभी तो जाके मंजिल की ओर बढ़ोगे। तो देखता था आपको, तो शुरू किया, तो था क्रिकेटर बनना है और क्लब क्रिकेट खेले, डिवीजन ऐसा करके मेरा जो चेंज आया क्रिकेट से आर्ट की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, so I have participated in inter university youth festival. Okay. तो उसमें एक कल्चरल इवेंट के लिए जगह होती है। Okay. So I performed तबला सोलो from देवी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। तो मैं गया, वहाँ गया तो पता पड़ा वहाँ में सेकंड लगा। Okay. पूरे नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल। Okay. और Great. फर्स्ट आई थी एक लड़की थी। Okay. दैट वाज अनुराधा पाल। Okay. अनुराधा पाल जी, तो उन्होंने मुझे सुना, मैं भी बहुत तैयारी से गया था और तो वो काफी इम्प्रेस हुई और वो उनका ग्रेटनेस था कि वो खुद होकर मेरे पास आई। Okay. और मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छा बजाया, आप कहाँ सीखते हैं? यहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने बताया कि दादाजी मेरे जो थे वो धार में धार राज गायक थे। दादा के दरबार धार का जो दरबार था, वहाँ पे दादाजी जो थे वो राज दरबारी गायक थे। ओके। ओहो। तो जैसे अपन सुनते हैं ना कि राजा के दरबार में 7 रत्न थे, 8 रत्न। तो धार एक छोटी सी रियासत है, वहाँ पे दादाजी का म्यूजिक दरबारी गायक। वेरी गुड। तो वो बड़ी इम्प्रेस हुई। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपने उस्ताद अल्लाह रखा खासा, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से सीखना चाहिए। ओहो, ग्रेट। यस, वो तो अपन अभी बात करेंगे, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पर क्या होता है, जैसे उस समय हितेश क्लब क्रिकेट भी बहुत अच्छा हुआ करता था। मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों का जो समय है, जो समय था वो एक बहुत अलग था और बहुत अच्छा क्रिकेट, बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। ऑलमोस्ट सारी टीमें एट पार हुआ करती थी। ऐसा नहीं होता था कि कोई टीम बहुत ज्यादा बेहतर है या कोई बहुत खराब है। जिसका दिन होता था वो टीम एक दूसरे को हराती थी। और उस समय मैं बच्चों को यही बताना चाह रहा हूँ कि उस समय जो प्लेयर्स के जो टीमों में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हुआ करती थी। तो मैच के पहले भी हंसी मजाक, मिलना जुलना, और मैच के बाद भी होता है, मतलब हॉट टॉक्स होती थी, सब होता था। कुछ अच्छे वर्ड्स भी शेयर हो जाते थे। बट कभी भी मैच के बाद में कभी ऐसा नहीं होता था कि दिल में कोई रख के ले जाता था। और सब ग्राउंड पर के बाद सब बस वही, और हो जाता था, एक दूसरे को सॉरी बोला, गले मिले और वो वापस बैक टू स्क्वायर वाली जो चीज हो जाती थी, वो एक बहुत बड़ी चीज जो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा
कम देखने को मुझे मिल रही है, मिसिंग है। और हम यही बच्चों को अपने चाहते हैं कि वही बच्चे भी वही चीजों को सीखें। चलो गुड गुड बच्चों, अभी आप सबने हमसे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, से गुड इवनिंग टू हितेन सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग लाउडली सर, गुड इवनिंग सर। लव यू ऑल, गुड इवनिंग। देव्स टाइगर्स इज रॉक। तो अब मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि आपके सामने जो एक हैंडसम पर्सनालिटी, मेरे को जलन इसलिए हो रही है कि बहुत बहुत लंबे लंबे बाल लेके बैठे हुए हैं और मेरे बाल नहीं है। राजेश को भी वही परेशानी है। लेकिन देखिए, मैंने आपको सबको बोला था कि गूगल पे आप जाके सर्च करो हितेन दीक्षित, क्या पर्सनालिटी है, हमारे बीच के हैं, इसलिए वो प्यार भी है, वो प्यार की वजह से हम उनको अपना मतलब ऐसा लगता है कि हम अपने इतना करीबी है तो एक वो चीज। लेकिन जब आप बाहर जाते हो, बाहर सुनते हो और बाहर के कलाकारों से जब आपका इंटरेक्शन होता है और जब हितेन की बात निकलती है और हितेन दीक्षित के लिए जब वो लोग बात करते हैं, तब लगता है कि नहीं यार, हमारा भाई जिस मुकाम पे है, जो ऊंचाइयां उसने हासिल की हैं, वो एक अल्टीमेट है। और आज का जो मेन हमारा यही था कि हम ऐसी पर्सनालिटी से, देखो क्या होता है कि हम हमेशा, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम दूर के किसी को देख के और उसको कोशिश करते हैं कि उसके जैसा बनने, और हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारे बीच में, हमारे पास में ही कुछ ऐसे हीरे होते हैं जिनको हम सोचते हैं कि नहीं यार, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, और उनसे एक ऑर्डिनरी और बिलो स्टैंडर्ड भी पर्सनालिटी को हम एक हीरो के उसमें एक बड़े कैनवास पे हम देखने लगते हैं। वो गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी नहीं है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन जब हम अपने बीच के किसी ऐसे हीरो को देखते हैं कि वो जिस असीम ऊंचाइयों पे पहुंचता है, तो कोई ऐसे तो नहीं होता बेटा कि आपने टिकट परचेस कर ली और वहां पहुंच गए। इंपॉर्टेंट होता है कि जिस मुकाम को हासिल हितेन सर ने किया है, उस मुकाम को पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले हैं, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी तकलीफें उठाई हैं, और क्या जिद थी। देखो, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो बिना जिद के आप बन ही नहीं सकते हो। जब तक आप जिद्दी नहीं होगे तब तक नहीं बन पाओगे। तो वो जिद हमको आज हितेन सर से पूछनी है कि वो जिद क्या है, और वही जिद हमको अपने में लानी है। तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा एक वो है, ऑनर है हमारे लिए कि आप सबको हितेन सर ने, एक बार मैंने रिक्वेस्ट किया और हितेन सर ने तैयार हो गए, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज अगर ऐसे इंटरव्यू करने जाओगे हितेन सर का तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि इतनी आसानी से दुर्लभ कोई ऐसा रत्न है जो आपको हासिल हो गया है। तो आज अपन भरपूर मजा लेंगे और हम कुछ पूछते जाएंगे और हितेन सर से जानेंगे कि कैसे क्या हुआ। ओके, तो मैं ये चाहूंगा बेटा, आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। हितेन सर को देखना भी बहुत स्मार्ट है, बड़े बड़े बाल, फिर मेरे को जलन होती है, लेकिन उनको, उनकी बातों को सुनना है ना। अगर चेहरा देखना है तो एक दिन अपन ऐसे ही वहीं बुला लेंगे हितेन सर को ग्राउंड पे, बट उनकी बातों को सुनना कि मेन पर्पस क्या है, कि जो वो कहना चाह रहे हैं, जो वो बताएंगे, वो आपके लिए माइलस्टोन है बेटा। क्योंकि ये वो स्टार है जो वहां पे पहुंचा हुआ है, वह उसने अचीव किया है, और वही उसको जो माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है, फील्ड अलग हो सकती है लेकिन माइलस्टोन तो वही है ना बेटा। तो हमको भी अब अचीव करना है, तो हमको कुछ ऐसी चीजें हमको आज मिल सकती हैं हितेन सर से, जो हमारा बेटा क्या होता है, बहुत देखो जो सब बड़े बने हैं ना, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं या कुछ ऐसे वाक्य हुए हैं, कुछ ऐसे इंस्टेंस उनके साथ हुए हैं जिसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया ऑल टुगेदर, मतलब डिफरेंट उसमें ले के गई हैं।
हो सकता है कि मेरे कुछ बच्चों को आज हितेंद्र सर की कुछ ऐसी चीजें मालूम पड़ जाए, कुछ ऐसा कोई एक क्लिक कर जाए, है ना, जो जो पूरा आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हितेंद्र सर को मैं आप सब जानते हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया है। हितेंद्र सर, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपने बताया भी, अब बच्चे जी आ गए हैं तो हम इसको विधिवत हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको और बता दूं कि अल्लाह रखा खान साहब, मतलब जैसे हम सचिन तेंदुलकर बोलते हैं ना क्रिकेट के, वैसे संगीत में अल्लाह रखा खान भगवान है, और उनके बेटे हैं जाकिर हुसैन साहब, और फॉर्चुनेटली जो उनके छोटे भाई हैं फजल, और जो उनकी वाइफ है वो मेरे बहुत क्लोज परिचित हैं, मेरी छोटे ब्रदर की वाइफ, और फजल की जो वाइफ है वो क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं। तो बहुत अद्भुत परिवार है, विलक्षण परिवार है, और अल्लाह रखा खान साहब के बारे में तो मतलब सूर्य को दिया दिखाने वाली चीज है। और उनके शागिर्द हितेन भाई हैं, जो एक उनके पास जाना ही बहुत बड़ी चीज है। अगर उनके पास, और उन्होंने आपको अपना शिष्य बना लिया, इसका मतलब है कि जिस दिन आप शिष्य बन गए उस दिन आपने बहुत कुछ, मतलब आपने आधा 50 मीटर 100 मीटर दौड़ रहे हो तो 50 मीटर तो आप क्रॉस कर गए उनके शिष्य बन के। तो ये, और एक कैसे गुरु के लिए रिस्पेक्ट, और गुरु के लिए कैसे उनके मन में है, ये भी हमको जानना है। क्योंकि बच्चों, मैं हूं या राजेश सर है इसलिए नहीं, बट हमारे गुरु के लिए एक अलग स्थान हमारा होना चाहिए, वो अब हम सर से बात करेंगे। तो हितेन भाई, एक जैसे मैंने आपसे बोला कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे और बहुत एलिगेंट बैटिंग हुआ करती थी, लेफ्टी वैसे ही बहुत एलिगेंट होते हैं, तो बहुत बहुत मजा आता था हितेन को, और लंबे छोड़े थे तो बड़ा स्मार्ट भी थे। तो क्रिकेट से तबले का आपने जैसे बताया, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं कि फिर उसके बाद फिर आपने ऐसा कब सोच लिया कि नहीं अब मुझे क्योंकि बहुत डिफिकल्ट विधा है ये, संगीत में पारंगत होना कोई नहीं हो पाया आज तक, तो फिर उसके बाद कैसे, फिर आपने जब वहां से आए, जो अनुराधा पाल आपने बताया, उसके बाद क्या, फिर क्या चेंज, और फिर क्या आपने अपने आप को कैसे ढाला उस वक्त? जी दादा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देवस एकेडमी के सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरी छप्पी देता हूँ, और मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और जितने भी हमारे कोचेस है, आदरणीय गुरु समान होते हैं हमारे, देवाशीष सर है, राजेश सर है, अशोक सर है, रौनक सर है, एक मैं और भी नाम, अभिषेक जी है, अभिषेक है, उन सब का एंटायर जो कोचेस हमारे गुरु है, देवेंद्र भैया, जी जी, हाँ, तो उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मेरे कुछ तजुर्बे मैं अपने क्लब के बच्चों के साथ बांटूं, इसके लिए मुझे काबिल समझा। और आज मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं आपके साथ ऐसे ऐसे तजुर्बे और मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि वो आपको आपके जीवन में शायद जरूर काम आएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ बच्चों। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हमने शुरू किया था लाइफ। एक किराए का कमरा होता था हमारा तिलक पथ में, वहां से मेरा क्रिकेटिंग करियर शुरू हुआ था। और आते आते, जैसे मैंने देव सर को बताया कि मैं इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल के लिए गया, और वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मैं जाकर आया, जब मैंने देखा कि आज नेशनल लेवल पर मुझे पहचान मिली है, और मैं आई गॉट द सेकंड प्राइज इन तबला प्लेइंग। तो जब मैं घर आया तो माताजी और पिताजी ने मुझे बधाइयाँ दी, लोगों ने भी बोला। अच्छा, कई को तो मालूम ही नहीं था कि मैं तबला भी बजाता हूँ, सब ये जानते थे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। सो मैं बड़ा पेशोपेश में था कि मैं कंफ्यूज भी था कि क्या करूं। जो करियर है वो दो राहों पर है, मैं अपने बाप दादाओं का जो विरासत में मिला संगीत उसको चुनूं, या जो मैंने ऑफ द बीट जाके क्रिकेट चुना है और उसको मैं करियर बनाऊं, क्या करूं। सो बहुत सोच विचार करने के बाद आई डिसाइडेड, अच्छा इस बीच बम्बई जाना हो गया। मुंबई गया तो इस तरह अल्लाह रखा खान साहब से मुलाकात हुई, और वो एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ कि आप सपोज कीजिए कि आपका जो रोल मॉडल है
और कोई बड़ी पर्सनालिटी आपके सामने आती है और बोलती है कि चल परफॉर्म कर, या आप कोई बड़े प्लेयर्स के सामने इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर खड़ा हो और बोले कि चला यार जरा दिखा कैसे खेलता है, तो कितना प्रेशर आएगा। तो वही एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था जब अब्बा जी ने बोला उनके लैंग्वेज में। अच्छा, पहले 2 दिन तो दादा मैं बैठे रहता था, शाम बाकी सब जो उनके शिष्यगण है वो तो रियाज ही, उनको तो मालूम था सीखे हुए, तो खूब जम के बजा रहे एकदम। तो मेरे को जो प्रेशर था, वो मैं मेंटल टफनेस की बात कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान। हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था हाँ। कि हितेन, जब आपको इतनी बड़ी पर्सनालिटी के सामने जो तबला के भगवान हैं, उनके सामने आपको जाना और उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन है ना, परफॉर्म करना है आपको, तो आपके मेंटल जो मानसिक द्वंद्व जो कह सकते हैं ना, आपकी लड़ाई, जो आप अपनी लड़ाई आपकी और अपने मन की और मानसिक स्थिति के, तो वो कैसे चल रही थी और आपने अपने आप को उनके सामने जाने के लिए कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि यही चीज हमारे बच्चों को जब बड़े मैच के लिए और बड़े टूर्नामेंट के लिए जाना है, तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना, ये बहुत जरूरी है नितिन भाई। दादा, मैं जाने के पहले नियमित 6 घंटे रियाज करता था। ओहो, ग्रेट। मैंने गोल बना लिया था कि मुझे जाके परफॉर्म करना है, तो मुझे रियाज करके जाना है। और मैंने फिक्स कर लिया था कि जब मुझसे पूछा जाएगा कि क्या बजाते हो, जरा सुनाओ, तो मैंने 5-7 मिनट का आइटम तैयार किया था। उसके लिए मैंने 6 महीने का टाइम दिया था। 6 घंटा 6 महीना फॉर 5 मिनट परफॉर्मेंस। ओहो, क्या बात है। तो वही प्रसंग आया। मैं 2 दिन जाके बैठता था, तो एक दिन पूछा, अरे ये कौन है, कौन आता है? उनका जो डोगरी लैंग्वेज था आपको पता होगा। तो मैंने बोला, अब्बा जी, अनुराधा जी ने इंट्रोड्यूस कराया। बोले, मैं ये बड़ा अच्छा बजाते हैं अब्बा जी, आपसे सीखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, कल सुनता हूँ इसको। अब वो रात मुझे नींद नहीं आई थी। ओके कि कल उस्ताद के सामने मुझे परफॉर्म करना है। और जब तबला बजता है तो साथ में हारमोनियम प्लेयर रहता है जो गहरा देता है जी, कि मैं जो बजा रहा हूँ वो बराबर रिदम साइकिल में है कि नहीं। ओके। तो उस दिन जो उनका बजाने वाला जो था वो आया नहीं, और उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने वो खुद हारमोनियम अपने हाथ में। अब जैसे वो शक्तिपात होता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं शायद कुछ परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब नगमा देने के लिए उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब खुद हाथ में हारमोनियम लेके बैठ गए हैं और मुझे बोलते हैं कि ओहो, क्या बात है, क्या बात। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि सचिन ने आपको बुलाया है और सचिन ने बोला कि बैटिंग करना है और मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो अच्छा, अब वो क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस मैंने पेश किया, दैट वाज 16 बीट्स, दैट वाज इन 3 ताल। ओके। तो उन्होंने जो बजाना शुरू किया देव भैया, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि फर्स्ट बीट कहाँ जा रही है, और उनके दिमाग पर वो उस्ताद आदमी उनसे क्या आप। तो मैंने तो भगवान को नमन किया, और अभी तक जितना मैंने जो रियाज किया था 6 महीने, और मैंने अपने आप को बोला कि यू आर द बेस्ट, तूने 6 महीने रियाज किया है, तुझसे बेहतर ये बोल कोई बजा ही नहीं सकता। भाभी प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। So I started my own कायदा। जी हाँ, ये तो ऐसे जिंदगी शेयर कर रहे हैं आप। क्या बात है। ये स्क्रीनशॉट बच्चे लोग ले रहा है, बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट है ये। सो अब्बा जी स्टार्टेड नगमा, और मुझे सारे भगवान याद आ गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फर्स्ट बीट पकड़ लिया। अब्बा जी ने जो फर्स्ट बीट जो था वो सम पकड़ के और रिदम दिमाग में रख के और नीचे गर्दन करके पूरी ताकत के साथ 3, 4, 5 मिनट बजा दिया। बस मैंने ये नहीं देखा कि सामने कौन बैठा है। मेंटल टफनेस पे आ रहा हूँ बच्चों। तो मैंने ये नहीं देखा, जैसे आपने ये नहीं देखना है कि यार सामने वाली टीम में कौन बल्लेबाज है, कौन बॉलर है, यार ये बहुत अच्छा फेंकता है, ये फील्डर अच्छा है।
यू आर द बेस्ट, यू बेस्ट 11 जो उतरे हो ना, वो किसी शेर से कम नहीं। सामने वाले शेर है तो अपन सवा शेर होके दिखाते। बिल्कुल सही। सारा उनका शिष्य वर्ग भी बैठा हुआ था, तो उनको भी मैंने अपनी विजन को ब्लाइंड कर दिया, और मैंने ये देखा कि मैं हूँ और अब्बा जी है, और मैंने ये देखा कि यही गुरु मुझे शक्ति देंगे आज बजा देंगे। ओहो हो, वेरी गुड। सो जब मैंने बजाया तो अब्बा जी की एक बड़ी खुशनुमा स्माइल होती थी एकदम, और उन्होंने हारमोनियम दिखा। तब मुझे उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड। ओके, मतलब मुझे इस काबिल समझा कि इससे बात की जाए, थोड़ा ठीक ठाक है बजाने में, तो ही स्टार्टेड कन्वर्सेशन विद मी। अच्छा, अरे तू तो गवैये का बच्चा है, ऐसा बोला। फिर मेरे प्रथम गुरु हैं उनके बारे में पूछा, तो मैं पहले गुरु की चिट्ठी लेके गया था उनके पास विद ड्यू परमिशन। ये बहुत जरूरी होता है कि किसी गुरु से आप सीख रहे हो तो उनसे आदर सहित आज्ञा लेके कि मैं और आगे जाना चाहता हूँ और आगे कुछ नया सीखना चाहता हूँ, तो आपकी परमिशन चाहिए, ऐसे करके। तो ये सब एंटायर प्रोसेस शुरू हुआ, और मुझे 1 साल के अंदर उन्होंने एक दिन गुरु पूर्णिमा के पहले गुरु पूर्णिमा के पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा गंडा बंधन करूंगा। ओहो, गंडा बंधन मतलब, जैसे मैं चाहूंगा जब कोई बच्चा गेंद फेंके ना, अपने देवस एकेडमी का एक बच्चा गेंद फेंके ना, तो ऐसी आवाज निकल, अरे यार देवाशीष की बॉल ऐसी निकलती थी, ये कौन है? बच्चों, ये जीत है अपने गुरुओं की। द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अदर साइड फॉर योर गुरु, दैट इज द परफेक्ट गुरु दक्षिणा। ये आप ध्यान रखना। या देव सर जैसे कोई छक्के मार रहा है, इतने लंबे लंबे छक्के मारते थे देव, अरे बाप रे बाप, क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग। तो आप परिश्रमिक, आप गुरु को क्या दे सकते हो? गुरु को आप कुछ नहीं दे सकते। गुरु आपको जो देता है वो आप ये देकर उसको लौटा सकते हो उसके चरणों में, कि आपने जो मुझे विद्या दी है वो मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो सुनने और देखने वाले बहुत खुश हो जाते हैं। दैट विल बी अ रियल परिश्रम। ये गुरु दक्षिणा होती है। ये नहीं है क्लब की फीस 2000 रुपए हम दे दिए तो बहुत बड़ा निहाल कर दिया। नो, हम तो कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु कुछ लेता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ द वे जो देव एकेडमी जो अपनी संचालित होती है, कितने मैनेजमेंट होते हैं, एंड यू आर पेइंग फॉर दैट इज नथिंग, आई एम टेलिंग यू बच्चों। तो ये सब, और ऐसे ही मेरे उस्ताद थे। तो तो जब मैंने पूछा अब्बा जी, अच्छा मुझे कुछ नहीं मालूम था, इतने बड़े उस्ताद से गंडा बंधन हो रहा है, तो मैंने उनसे ही पूछ लिया कि अब्बा जी मैं क्या लेके आऊँ आपके लिए, भोले मन से। बड़े हंसे, तो बड़े हंसे और ऐसे सर पे बोला, जीता रहे। ओहो, क्या बात। तो बोले गुड़ और चना लेके। क्या बात है। मैं बड़ा इमोशनल भी हो गया। मैंने दौड़ भाग के, अच्छा तब तो फोन नहीं होते थे, टेलीग्राम किया मम्मी को कि अब्बा जी एक्सेप्ट मी और फलाना। उधर भागा मैं, वहां से प्लेटफॉर्म पे जाके उनको वो रेलगाड़ी डाक से वहां से उन्हें भेजा। तो ये सब प्रोसेस फिर उनसे लर्निंग प्रोसेस शुरू हुई। ग्रेट। सो अब समय ये आया कि जो मैं यहाँ सीखा था, अब सब एडवांस वर्जन अब्बा जी का सिखाने का तरीका। और वो हितेन भाई, जो यहाँ से आप गए और आपने जब अब्बा जी के पास पहुंचे, और जो आपने ही बोला कि विजन बदल गया है ना, तो आपने, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए जानना जरूरी है कि इंदौर में हम ये कहते हैं कि इंदौर हम छोटी जगह है, अगर बॉम्बे जाते हैं तो छोटी जगह है, और बड़े बड़े प्लेयर्स को देख के हम बच्चे थोड़ा सा वो जाते हैं कि यार ये बड़ा प्लेयर है, बड़ी सिटी का प्लेयर है। तो जो विजन आपने चेंज हुआ, तो जो थॉट प्रोसेस उस समय आपके दिमाग में चल रही थी वो क्या है, वो थोड़ा सा बच्चों से शेयर करेंगे आप? फर्स्ट पहला जो साल था वो तो हाईली डिप्रेशन था। ओके। और मुझे ये लगा था कि अब्बा जी नहीं हो पाएगा। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं जिद का पक्का था। ये जिद ही मैं चाहता हूँ कि बच्चे जाने आपकी, क्योंकि सिंपल भाभी समझेंगे, जैसे 1 2 1 2 ये है अब्बा जी, 1 2 बीच वाला
तो वो उनकी परंपरा थी। ओके। अब्बा जी की, तो ये मेरे तो समझ में नहीं आता था। ओहो। तो लोकल ट्रेन पकड़ के जाता था, तो काउंटिंग करता था कि अब्बा जी व्हाट टीच टुडे। तो ऐसे एक बच्चों ये एक्सपीरियंस सुनना, ये बहुत कमाल का है। पीछे कोई नॉइस आ रहा है तो म्यूट कर दीजिएगा। यस, परफेक्ट। तो लोकल ट्रेन पे ऐसा हाथ मेरा, और अब्बा जी की काउंटिंग ऐसा हाथ नीचे था। तो किसी को क्या लगा कि कोई मेरी जेब काट रहा है, क्योंकि मेरी फिंगर्स ऐसे ही चल रही है। तो एक भैया खड़े थे, उनको ऐसा लगा कि यार कोई जेब कतरा घुस गया ट्रेन में। तो मुझे ऐसे देख के, अरे क्या चल रहा है, क्या क्या कर रहा है? मैंने कहा बोल गिन रहा हूँ। इत्तेफाक से वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री का था कोई। ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर ऐसे उससे कन्वर्सेशन, ओ अच्छा ऐसा। तो फिर अब मेरे दिमाग में अब्बा जी कभी लिखवाते नहीं थे कि आपका बोल जो है वो याद करो। जैसे देव सर या अपने कोचेस आपको टिप देते हैं, तो आप कॉपी में लिख नहीं सकते उसको जब तक यहाँ नहीं बिठाओ। ओके। तो ये चीजें होती है। और करते 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 और थोड़ा बजाने लग गया हाथ में। तो जो मेरा 6 घंटे का रियाज था, तो जब मैं अब्बा जी के पास गया, तो मैंने अपने आप को पाया कि मैंने अभी तक तो 0 आवर्स रियाज किया, कुछ किया ही नहीं। ओहो, इतना जीरो। तो दैट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ पीरियड वाज माय वेरी बैड, व्हिच वाज फाइटिंग विद माय सेल्फ कि यार कैसे होगा। सो आई स्टार्टेड रियाज। ओहो, मेहनत करना शुरू की। बच्चों सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों को ही बता सकता है कि मैं कितने घंटे तबला बजाता था? 10 hours, 6 hours, 12. अच्छा, नहीं, पार्थ नहीं बोलेगा क्योंकि बीच में कहीं रेफरेंस निकल देता है। 10 hours, 10 hours. आशमन कितने आवर्स? 10। अच्छा, नहीं, ये भी गलत है। 8 hours, 6 hours. 6 आवर्स 6 घंटे नहीं यार, क्या होता है आगे और कुछ? अच्छा, एक बात है, जो करीब बताएगा तो एक 4 आवर्स वाला कौन है? बच्चा सो के उठा है। 24 hours. हाँ, थोड़ा करीब है 24 hours. 20 hours. 20 hours. ओके। आपने बहुत करीब पहुंचा। ये कौन है 19 वाला? 16. 18. अच्छा, मैं बताता हूँ। लेट मी टेल यू। वेरी गुड। मुझे इस बात की खुशी हुई कि बच्चों में मेहनत करने का जज्बा है, इसलिए वो इतने घंटे की सोच रहे हैं कि मुझे ये हार्ड वर्क करना है। जो सर, because of you only, you are boosting them like anything. जब आप मैदान पर आते हैं ना, तो इतनी हरियाली आ जाती है बच्चों में। अशोक सर आ जाते हैं, राजेश सर आ जाते हैं। तो ये ऊर्जा है गुरुओं की, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं 18 घंटे रियाज करता था विदाउट एनी ब्रेक। ओहो, लवली। Yes, my routine was in Mumbai, रात को 2 से दोपहर 2। ओहो, कलाकारों का बड़ा उल्टा रूटीन। I used to wear कुर्ता एंड लुंगी, क्योंकि बॉम्बे का क्लाइमेट इज वेरी गर्मी, इस तरह का। सो अच्छा, एक किराए का ऐसा एक छोटा सा फ्लैट मिल गया था, वहाँ पे बस अपना रियाज। तो दोपहर 2 से नहीं, रात के 2 से दोपहर 2। फिर मैं उठता था, और उठकर फिर थोड़ा बहुत खाता था, और उसके बाद नहा करके थोड़ा बहुत खाना खा के मैं फिर चला जाता था अब्बा जी के पास क्लास। तो दादर से आते आते मुझे टाइम हो जाता था, कुछ 10 बज जाती थी जिस दिन क्लास होती थी। यदि जिस दिन क्लास नहीं है, तो दोपहर 2 को मैं उठने के बाद 2 घंटा सो के रात 6 बजे फिर बैठता था, तो 12 बजे तक फिर बैठा। तो मैं ऐसे किश्तों में नींद लेता था कि
एक स्टेज दादा अब ये आती है कि मैं सो सकता हूँ, एक नैप ले सकता हूँ, एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस। ओहो। एक साधना की ये स्टेज आती है। तो एक बच्चे ने बोला कि 24 घंटे, यस 24 घंटे आप भी क्रिकेट खेल सकते हैं। कैसे? उसके लिए मैदान की जरूरत नहीं है। मैदान की जरूरत जब है और जब आप मैदान पर हो तो आपको तो पूरा निचोड़ देना है शरीर को। आप जब घर पहुंचते हो, मैदान से आप जब घर पहुंचते हो, तब आपके माइंड में क्रिकेट शुरू हो जाना चाहिए। यू गेट द पॉइंट बच्चों? जब आप नेट से निकलकर आपकी रिक्शा में जा रहे हो, या तो कोई माँ अपने बच्चों को लेने आई है उसके साथ जा रहे हो, टू व्हीलर पे जा रहे हो, मैदान छोड़ने के बाद मैदानी क्रिकेट आपका दिमाग में चलना चाहिए कि आज मैंने क्या किया, कैसे बोल्ड हो गया, किस बॉल को मुझे ये फेंकना चाहिए था, देव सर ने क्या बताया, ये सब चलते रहना चाहिए, जो कि 24 घंटे चलते रहना चाहिए। ये स्टेज कब आएगी मालूम है? आप जल्दी से ये मत सोचिए कि आज मैं अंडर 13 खेलूंगा, अंडर 14, 15, तो बस सर को पूछ लिया। अच्छा, मुझे ना बड़ी हंसी आती है बच्चों कि जब आप देव सर से पूछते हो, सर कैसा लगा है शॉट, ये सुनकर ऐसे हम हमारे अब्बा जी से पूछ लेते ना, तो हमको तो कब से वो घर के बाहर भेज देते। एक बार का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक जी टीवी से एक इंटरव्यू था दादा, तो टीवी वाले आ गए और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब भी आने वाले थे, तो और क्राउड बहुत ज्यादा हो गया था कि आएंगे तो उनके लिए जगह, तो ठीक है। तो हम क्लास में बैठे थे, तो इंटरव्यू लेने वाली ने पूछा कि अब्बा जी आप जरा कुछ अच्छा बजाइए। अभी देखिए वो भी अनअधिकृत थी, बच्ची थी, तो अब्बा जी थे, ऐसे गालों में हंस रहे। तो हम समझ गए थे कि आज बहुत क्लास लगने वाली है इसकी जो तो बोले अब्बा जी शुरू करें? तो बोले हाँ ठीक है। अच्छा अब्बा जी हमें संगीत के बारे में कुछ आप बताइए। तो अब्बा जी पूछते हैं कि संगीत के बारे में तू क्या जानती है, पहले ये बता। तो जैसे आप इनकरेजमेंट, बच्चों आपको इनकरेजमेंट जल्दी चाहिए आजकल के टाइम पे। देवाशीष दा आज थोड़ा सा क्लब ज्वाइन किया नहीं कि पूछने लग जाते पेरेंट, सर कैसे चल रहा है, एकदम अच्छा कर रहा है ना? अरे अच्छा नहीं कर रहा है, अभी जब करेगा ना तो दिखेगा। अरे देव्स एकेडमी का बच्चा खेल रहा है, अरे क्या उसकी फील्डिंग है, क्या रनिंग है, आप नहीं पूछना है। लोग पूछेंगे यार ये बच्चे खेलने के बारे में, देव क्रिकेट एकेडमी का कहीं मैच है क्या?